नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बने 5 सितारा होटल का उद्घाटन करेंगे। वे राज्य में कई अन्य परियोजनाओं का भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करेंगे। देश में अब तक 39 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.28% हुई। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को कोविड प्रबंधन के लिए 800 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मंजूर किया। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्थानीय कारीगरों और घरेलू उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल की 10वीं कक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अगले महीने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। जर्मनी में अतिवृष्टि और बाढ़ से 49 लोगों की मौत। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत कोरोना संक्रमित हुए। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए खुद ही गले में पदक डालने होंगे। और वर्ष 2012 की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता विक्टोरिया अजारेंका सहित कई प्रमुख टेनिस खिलाड़ियों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक से नाम वापस लिए। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि वे टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बने 5 सितारा होटल का उद्घाटन करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में कई अन्य परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 318 कमरों वाली नई 5 सितारा होटल नवनिर्मित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाई गई है, जो इस प्रकार की देश की पहली होटल है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन और उसके ऊपर की होटल के निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनवरी 2017 में उसके भूमि पूजन के बाद शुरू किया गया था। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के नए भवन का कार्य 71.5 करोड़ रुपए के खर्च से पूरा किया गया है। लग्जरी होटल के साथ जुड़े इस रेलवे स्टेशन में विषय आधारित प्रकाश व्यवस्था, सभी धर्मों के लिए प्रार्थना खंड और अलग से बेबी फीडिंग रूम की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री गांधीनगर वाराणसी साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन और गांधीनगर वरेठा मेमू ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वे मेहसाणा वरेठा ब्रॉडगेज रेलवे लाइन और सुरेंद्रनगर पीपावाव के बीच 266 किलोमीटर की रेलवे लाइन पर बिजलीकरण कार्य का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसमें एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक पार्क और नेचर पार्क शामिल है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री दर्शनाबेन जरदोश गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में चहुमुखी विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य ने कोविड महामारी पर नियंत्रण पाने में प्रशंसनीय और अनुकरणीय कार्य किया है। बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने
कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह संभाला, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कोरोना नमूनों की जांच और कोविड रोधी टीकाकरण दोनों में अग्रणीय है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है, वो भी सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में कई परियोजनाएं और कल्याण योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे किसानों की स्थिति बेहतर हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के विकास के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं और सभी क्षेत्रों में पूरी तरह बदलाव दिखाई दे रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 1583 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। देश में अब तक 39 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 35 लाख 15 हजार से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.28% हो गई है। व्यापक टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण पिछले महीने की 21 तारीख को शुरू हुआ था। मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 16,59,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज और 1,61,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। महाराष्ट्र में कल 8,010 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 61,89,297 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल कोविड से 170 लोगों की मौत हुई, जबकि 7,391 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुके अन्य राज्य के लोगों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राज्य में आने की अनुमति देने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण कुछ महीनों पहले विदेशों से महाराष्ट्र में आने वाले सभी यात्रियों को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट बंधनकारक किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों को भी महाराष्ट्र में प्रवेश करने के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट पेश करना आवश्यक था। अब जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज लिए हैं, उन्हें कुछ रियायतें दी गई है। दूसरा डोज लेने के 15 दिन के बाद कोई भी नागरिक नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बिना महाराष्ट्र में प्रवेश कर सकता है, लेकिन उन्हें कोविन पोर्टल द्वारा दिया गया टीकाकरण का अंतिम प्रमाण पत्र पेश करना होगा। अन्य राज्यों के साथ साथ अन्य देशों से आने वाले यात्रियों को भी यह सुविधा दी जाएगी। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में आंशिक लॉकडाउन 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने आज से चरणबद्ध अनलॉक की घोषणा करते हुए कुछ और ढील दी है। चरणबद्ध अनलॉक के लिए राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण की कम दर वाले 20 जिलों की पहचान की है। राज्य में स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल और पूजा स्थल बंद रहेंगे। बस, ऑटो रिक्शा और टैक्सी सेवाएं आज से फिर शुरू हो गई हैं। हालांकि अंतर्राज्यीय बस संचालन पर रोक रहेगी। पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। नागालैंड में कल 132 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 26,381 हो गई है। कल 97 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक कुल 24,084 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के प्रबंधन और तीसरी लहर की रोकथाम के लिए राज्य को 800 करोड़ रुपए का राहत पैकेज स्वीकृत किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ कल नई दिल्ली में बैठक के बाद श्री सुब्रमण्यम ने कहा कि इस राशि के उपयोग के बाद राज्य को और अधिक अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य ने अतिरिक्त कोविड टीके की मांग की है और केंद्र राज्य से
राज्य के चंगलापेट और कुन्नूर में वैक्सीन निर्माण इकाइयां लगाने की अनुमति देने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में कोविड आपात कार्रवाई और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज चरण 2 के अंतर्गत की जा रही तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 1 जुलाई से अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए 23,123 करोड़ रुपए की इस योजना को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट। इस पैकेज का उद्देश्य स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर प्रमुखता से ध्यान देने के साथ साथ रोग का शीघ्रता से पता लगाना है। इसके अलावा देश के सभी 736 जिलों में समर्पित शिशु चिकित्सा देखभाल इकाई स्थापित करना है। समीक्षा बैठक के दौरान इस बात का जिक्र किया गया कि कारगर कोविड प्रबंधन के लिए दवाइयों की खरीद इस पैकेज का एक अनिवार्य हिस्सा है। बैठक के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड प्रबंधन के अलग अलग पहलुओं पर नीतियों और दिशा निर्देशों की जानकारी दी ताकि उन्हें कोविड से कारगर तरीके से निपटने में मदद मिल सके। कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए टीकों की खरीद पर भी जोर दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड संकट के बीच राष्ट्रीय ताप बिजली निगम एनटीपीसी की कंपनियों ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 100 अरब यूनिट से ज्यादा विद्युत उत्पादन किया है। एनटीपीसी का छत्तीसगढ़ स्थित कोरबा संयंत्र भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पन्न करने वाला संयंत्र है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एनटीपीसी समूह की सभी कंपनियों में छत्तीसगढ़ के कोरबा प्लांट का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। एनटीपीसी कोरबा 97.61% प्लांट लोड फैक्टर के साथ इस अवधि में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला थर्मल पावर प्लांट बन गया है। एनटीपीसी की इकाइयां कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उससे बचाव के लिए भी संबंधित जिला प्रशासन की मदद कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी सीपत ने सीएसआर मद से जिला प्रशासन बिलासपुर को 45 लाख रुपए का सहयोग दिया है। इस राशि से 50 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर, 30 हॉस्पिटल बेड के अलावा अन्य सामग्री खरीदी गई है। एनटीपीसी ने छत्तीसगढ़ की मस्तूरी तहसील में कोविड केयर हॉस्पिटल स्थापित करने के लिए भी 5 लाख रुपए की राशि और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बताया है कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल की 10वीं कक्षा के परिणाम आज दोपहर बाद 1 बजे ऑनलाइन घोषित किए जाएंगे। विद्यार्थी sscresults.mkcl.org या mahresults.nic.in पर परिणाम देख सकते हैं। कोविड महामारी के कारण 10वीं की परीक्षाएं इस वर्ष रद्द कर दी गई थीं। परिणामों का आकलन 9वीं में प्राप्त अंक और 10वीं के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। विश्व और देश में कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद कर्नाटक ने पिछले 6 महीने के दौरान समझौता ज्ञापनों और निवेश प्रस्तावों के माध्यम से 28,600 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कल इलेक्ट्रॉनिक वाहन, डेटा सेंटर, अंतरिक्ष विज्ञान और रक्षा उपकरण के व्यवसायों में लगी 20 से अधिक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस निवेश से 15,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मार्च 2020 में संक्रमण के आरंभ होने के बावजूद कर्नाटक सरकार ने 520 योजनाओं को अनुमति दी है, जिससे 77,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। इसके अलावा 23,000 करोड़ रुपए की योजना को अनुमति देना बाकी है। कल इन्वेस्ट कर्नाटक कॉन्क्लेव में अमेरिका की लियोन सेल कंपनी C4V, सिंगापुर की LNG टर्मिनल कंपनी LNG अलायंस और अदानी डेटा सेंटर के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए। उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टर जी ने जानकारी दी है कि अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को आयोजित किया जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के अपने मंत्रालय के उपायों की कल समीक्षा की। श्री गोयल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य स्थानीय कारीगरों और घरेलू उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाकर ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में अपार क्षमता है और नवाचार, नवीनतम प्रौद्योगिकी और सुविधाएं उपलब्ध कराकर इसका उपयोग किया जाना चाहिए।
कपड़ा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस क्षेत्र में मजबूती आएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कपड़ा उद्योग में लगे लोगों की आय बढ़ाने और हैंडलूम उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के आवश्यक उपाय करने को कहा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बने 5 सितारा होटल का उद्घाटन करेंगे। वे राज्य में कई अन्य परियोजनाओं का भी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। देश में अब तक 39 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.28% हुए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को कोविड प्रबंधन के लिए 800 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मंजूर किया। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्थानीय कारीगरों और घरेलू उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल की 10वीं कक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अगले महीने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। जर्मनी में अतिवृष्टि और बाढ़ से 49 लोगों की मौत। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत कोरोना संक्रमित हुए। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोविड संक्रमण से बचने के लिए खुद ही गले में पदक डालने होंगे। और वर्ष 2012 की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता विक्टोरिया अजारेंका सहित कई प्रमुख टेनिस खिलाड़ियों ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए टोक्यो ओलंपिक से नाम वापस लिया। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बुधवार से न्यूयॉर्क के 3 दिन के दौरे पर हैं। वे इस महीने फ्रांस की अध्यक्षता में हो रही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे। विदेश सचिव ने कल संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस से भेंट की। उन्होंने श्री गुतेरेस को दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी। श्री श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अगस्त में परिषद की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। इनमें समुद्री सुरक्षा, शांति रक्षा अभियान और आतंकवाद से निपटने की प्राथमिकताएं शामिल हैं। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत लीबिया में स्थायी शांति बहाल करने के प्रयासों में लीबिया और वहां के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में लीबिया की स्थिति में सुधार हुआ है। लीबिया में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में कल उन्होंने कहा कि परिषद ने लीबिया में राजनीतिक गतिविधियों में हुई प्रगति का स्वागत किया है। पश्चिमी जर्मनी में अतिवृष्टि और बाढ़ से 49 लोगों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के अनुसार सबसे अधिक मौतें नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया और राइनलैंड पैलेटिनेट राज्यों में हुई। बाढ़ से इन क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर असर पड़ा है। इस बीच मौसम विज्ञानियों का कहना है कि आगामी दिनों में और वर्षा होने की संभावना है। आपात कर्मचारी लोगों को इन स्थानों से निकाल रहे हैं। पश्चिमी जर्मनी में बारिश से संपत्ति का नुकसान हुआ है और बड़े पैमाने पर लोगों को अपने स्थानों से हटना पड़ा है। कई मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर और मधेपुरा सहित 7 जिलों में हुए नुकसान का जायजा लिया। सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें बिना किसी विलंब के आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण कृषि को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने किसानों को हुए नुकसान के समुचित आकलन का निर्देश दिया ताकि समय से राहत पहुंचाई जा सके। इस बीच राज्य में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला बलान नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल यातायात आज 7वें दिन भी बाधित है। इस रेल मार्ग की 10 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है और कुछ के मार्ग
बदल दिए गए हैं। तेलंगाना में हैदराबाद और कुछ अन्य जिलों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जलग्रहण क्षेत्रों में वर्षा के बाद नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की है। मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के गंजवा सौदा क्षेत्र में कल रात 15 लोग एक कुएं में गिर गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवान, पुलिस और जिला प्रशासन बचाव अभियान में लगे हैं। इस हादसे में 3 लोग मारे गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। खबरों के अनुसार ये लोग कुएं में गिरे एक बच्चे को बचाने के लिए एकत्र हुए थे। अधिक भीड़ होने के कारण कुएं की मुडेर ढह गई और कई लोग कुएं में गिर गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी तनमार क्षेत्र में आलमदार कॉलोनी में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों ने घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी मार गिराए गए। इनकी पहचान की जा रही है। तलाश अभियान जारी है और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। महिला टेनिस खिलाड़ी जर्मनी की एजेलिन कर्बर और 2012 की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता विक्टोरिया अजारेंका सहित कई प्रमुख टेनिस खिलाड़ियों ने कोविड के भय से टोक्यो ओलंपिक से नाम वापस ले लिया है। 33 वर्षीय कर्बर ने कहा कि लगातार टेनिस खेलने के बाद उन्हें अब आराम की जरूरत है। कर्बर हाल में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची थीं। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए खुद ही अपने गले में पदक डालने होंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने 339 स्पर्धाओं के पारंपरिक पदक समारोह के लिए हुए इस अहम बदलाव की जानकारी दी। श्री बाक ने बताया कि पदक ट्रे में पेश किए जाएंगे और फिर एथलीट पदक लेकर स्वयं अपने गले में डालेंगे। भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत कोविड संक्रमित हो गए हैं। प्रशिक्षण सहायक दयानंद गरानी में भी कोविड की पुष्टि हुई है। 23 वर्षीय पंत की पृथकवास अवधि समाप्त होने के है। अगर उनकी 2 कोरोना जांच निगेटिव आती है तो वे जल्द ही दरहम में अपनी टीम में शामिल हो सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में 8 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी समाचार से प्रसारित होने वाली विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं निशानेबाजी टीम के सदस्य अंगद वीर सिंह बाजवा और मिराज अहमद खान की। मिराज अहमद खान का जन्म 2 नवंबर 1975 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ। वर्तमान में मिराज विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर हैं। वर्ष 2019 में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में अंगद वीर सिंह बाजवा और मिराज अहमद खान ने स्वर्ण और रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था। वर्ष 2015 में मिराज रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचने वाले पहले भारतीय स्कीट निशानेबाज बने। वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक्स में मिराज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए थे और 9वें स्थान पर रहे। इस वर्ष मिराज ने दिल्ली और काहिरा में हुए निशानेबाजी विश्व कप टूर्नामेंट में पुरुष टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। उन्होंने काहिरा में मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन किया। अंगद वीर सिंह बाजवा का जन्म 29 नवंबर 1995 को चंडीगढ़ में हुआ था। वर्तमान में बाजवा विश्व रैंकिंग में 30वें स्थान पर हैं। वर्ष 2018 में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में नया फाइनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीतने के बाद बाजवा चर्चा में आए। उन्होंने 2019 में एक बार फिर एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इस वर्ष काहिरा में शॉटगन विश्व कप में बाजवा, मिराज और खंगूरा ने पुरुष टीम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। फरहत नाज, स्पोर्ट्स डेस्क। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय दल के लिए जारी प्रेरक गीत को सुनने और ज्यादा से ज्यादा साझा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस गीत से हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अलका बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, वाराणसी में प्रधानमंत्री का बयान अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, पूरे सामर्थ्य से कोरोना संकट का मुकाबला कर उत्तर प्रदेश बना अभूतपूर्व। विपक्ष पर निशाना, कहा भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद नहीं, अब विकासवाद। पंजाब केसरी की टिप्पणी है, मोदी ने थपथपाई योगी की पीठ। लोक सत्य की सुर्खी है, विकासवाद से चल रही है यूपी सरकार। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, दुनिया कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती चरण में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट 101 देशों में पहुंचा, नए रोगी और मौतें बढ़ने लगी हैं। पिछले 4 हफ्ते से बढ़ रहे हैं केस। उधर जनसत्ता ने देश में कोविड रोगियों की बढ़ती संख्या पर लिखा है, 2000 बढ़ी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या। अमर उजाला का कहना है, 2 दिन में 10,000 से ज्यादा बढ़े कोरोना के नए रोगी। वायरस ने 1.5 साल में 230 बार बदला रूप, डेल्टा को मिला एक और वेरिएंट। वैज्ञानिकों ने सरकार को दी जानकारी, नए म्यूटेशन पर निगरानी हुई शुरू, जल्द मिलेगी जानकारी। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख सभी अखबारों ने किया है। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंपे रिपोर्ट में आयोग ने राज्य में स्थिति को कानून के शासन की जगह शासन का प्रदर्शन करार दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में पुनर्विकसित गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बने 5 सितारा होटल का उद्घाटन करेंगे। वे राज्य में कई अन्य परियोजनाओं का भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ करेंगे। देश में अब तक 39 करोड़ 49 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.28% हुई। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को कोविड प्रबंधन के लिए 800 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूर किया। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्थानीय कारीगरों और घरेलू उद्योग की उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल की 10वीं कक्षा के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को अगले महीने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताओं से अवगत कराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।